नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को लेकर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पिछले वीडियोस के अंदर हमने सरल सूक्ष्मदर्शी को लेकर चर्चा की थी, जिसमें केवल एक ही उत्तल लेंस होता था। लेकिन जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं दोस्तों। एक छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस काम में लिए जाते हैं, जो अलग अलग आकार के होते हैं। एक लेंस छोटा होता है, दूसरा लेंस बड़ा होता है। जो लेंस छोटा होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। जो लेंस छोटा होता है इसको बोलते हैं अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस। जबकि जो लेंस बड़ा होता है इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस, इंग्लिश में बात करें तो इसको कहेंगे आई लेंस। यह आंख के पास में लगाया जाता है। आंख के पास वाला लेंस बड़ा होता है और जिस लेंस के पास वस्तु रखी होती है वो लेंस छोटा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस छोटा लिया जाता है, जबकि अभिनेत्र लेंस बड़ा लिया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस काम में लेंगे, दोनों ही लेंस उत्तल होंगे, दोनों अलग अलग आकार के होंगे। एक लेंस छोटा होगा, दूसरा लेंस बड़ा होगा। जो लेंस वस्तु के पास में रखा जाएगा वो छोटा होगा, उसे अभिदर्शक लेंस कहेंगे। और जिस लेंस के पास में हम आंख रखकर देखेंगे वो लेंस बड़ा होगा, उसे अभिनेत्र लेंस नाम देंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये मैंने अभिदर्शक लेंस के पास में एक वस्तु रखी जिसको नाम दिया मैंने PQ। तो आपने लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। ये फोकस बिंदु को नाम दिया FO, ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस पॉइंट। ये दोस्तों जीरो नहीं है, ये O है। FO, ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस पॉइंट, ठीक है। और दूसरा, यदि कोई किरण प्रकाश के अंदर से अगर जाती है तो सीधी की सीधी गुजर जाएगी। तो दोनों किरणें यहां काट रही है। तो इस लेंस के लिए ये तो हो गई वस्तु, PQ तो हो गई वस्तु, और P डैश Q डैश हमारे पास क्या हो गया, प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब बना P डैश Q डैश, ये इस अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। जो P डैश Q डैश प्रतिबिंब बना, ये अभिनेत्र लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो P डैश Q डैश है, इस अभिनेत्र लेंस को नली में आगे पीछे इस प्रकार खिसकाते हैं कि ये जो P डैश Q डैश है, ये अभिनेत्र लेंस के प्रकाश के अंदर E और फोकस FE के बीच बने। और दोस्तों, हमने एक स्थिति पढ़ी थी कि जब वस्तु लेंस के प्रकाश के अंदर और फोकस के मध्य हो तो उसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो देखिए, इस लेंस का फोकस बिंदु यहां था दोस्तों। तो ये एक तरीके से ये जो प्रतिबिंब बना, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो ये जो प्रतिबिंब है, ये इसके प्रकाश के अंदर और फोकस के बीच में बन रहा है। तो इसका P डैश Q डैश का, देखिए P डैश Q डैश का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश के रूप में दिखाई देता है। अगर यहां से अगर हम आंख लगा के देखेंगे तो हमें ये वाला प्रतिबिंब नजर आएगा दोस्तों। तो आपको इसकी बनावट में क्या लिखना है कि माना PQ एक वस्तु है जिसे चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात P डैश Q डैश के रूप में वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। यह प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार समंजित करते हैं कि P डैश Q डैश अभिनेत्र लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य प्राप्त हो, ताकि इसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश के रूप में प्राप्त हो सके। तो ये तो दोस्तों बात हुई इसकी बनावट की। ये तो बात हुई इसकी बनावट की। इससे पहले, बनावट से पहले आपको दोस्तों इसका सिद्धांत लिखना है। मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी चर्चा की थी। आपको ये जो टॉपिक है, चार हमारे पास ये लेंस सूक्ष्मदर्शी है दो, और दो आपके पास दूरदर्शी है। इनकी हमें चार भागों में स्टडी करनी है।
पहला भाग सिद्धांत को लेकर, दूसरा भाग बनावट, तीसरा भाग इसकी कार्य प्रणाली और गणितीय विवेचना को लेकर हमें चर्चा करनी है। तो सिद्धांत में क्या लिख देना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस के स्थान पर दो उत्तल लेंस प्रयोग में लिए जाते हैं, जिनमें एक छोटे तथा दूसरे बड़े आकार का होता है और दोनों लेंसों के समायोजन से हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये सिंपली आप इसका सिद्धांत लिख सकते हैं। फिर बनावट में आप इसका डायग्राम बना देंगे दोस्तों। बनावट में इसका डायग्राम रह जाएगा। इसकी बनावट के अंदर ही या फिर अलग से क्रियाविधि हेडिंग डाल के, जो मैंने अभी आपको बातें बताई कि ये वस्तु इसका बड़ा प्रतिबिंब, वो वाली बात आप इसकी क्रियाविधि के अंदर लिख सकते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों इसमें गणितीय विवेचना की। मैथमेटिकल डेरिवेशन किस प्रकार से कितना बड़ा दिखाएगा, आवर्धन क्षमता किन किन कारकों पर डिपेंड करेगी, उन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों आवर्धन क्षमता की, तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आपने पढ़ा है दोस्तों, पहले भी सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी हमने पढ़ा है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण बटा मैं लिख दूंगा दोस्तों बिंब द्वारा आंख पर बना कोण, बटा बिंब द्वारा आंख पर बना कोण। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब, ये रहा प्रतिबिंब यहां बन रहा है दोस्तों राष्ट्र में, प्रतिबिंब आंख पर कितना कोण बना रहा है, बीटा। और अगर इस वस्तु को मैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर रख दूं तो कोण कितना बन रहा है, दर्शन कोण अल्फा। तो m का हमारे पास सूत्र बन गया दोस्तों m बराबर बीटा बटा अल्फा। तो यहां से आप दोस्तों गौर कीजिएगा, अल्फा कोण ज्यादा है कि बीटा कोण ज्यादा है, तो आपको ऑब्वियसली नजर आ रहा होगा कि बीटा कोण ज्यादा है और अल्फा का मान क्या है, कम। इसलिए तो ज्यादा वाला मान मैंने ऊपर लिखा, कम वाला मान मैंने नीचे लिखा, तभी तो आपको एक से बड़ा मान मिल सकता है, तभी तो आपको आवर्धन प्राप्त हो सकता है। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बन गया दोस्तों m बराबर बीटा बटा अल्फा। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा 11th क्लास में भी और 12th क्लास के अंदर भी, अल्प कोणों के लिए जब कोण का मान बहुत ही छोटा होता है तो बीटा को दोस्तों मैं tan बीटा से रिप्लेस कर सकता हूं और जो अल्फा है इसको tan अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया दोस्तों m बराबर बन गया tan बीटा अपॉन क्या बन गया दोस्तों, tan अल्फा। m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब हम दोनों को परिभाषित करेंगे, tan बीटा को भी और tan अल्फा को भी। तो देखिए दोस्तों मैं यहां परिभाषित कर रहा हूं tan बीटा को, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। थीटा के सामने की भुजा को दोस्तों लंब कहा जाता है। तो लंब है इसका p डैश q डैश और आधार है इसका p डैश e। थीटा के सामने की भुजा लंब और ये भुजा बन गए हमारे पास आधार। तो tan बीटा हमारे पास क्या बना दोस्तों, ये बना p डैश q डैश अपॉन ये बना हमारे पास p डैश e। ऐसे ही अगर मैं tan अल्फा को परिभाषित करूं तो tan अल्फा हमारे पास बन जाएगा दोस्तों वही थीटा के सामने की भुजा लंब, ये बन जाएगा पी क्यू बटा डी। ये हमारे पास बनेगा दोस्तों पी क्यू बटा क्या बनेगा, ये डी। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं दोस्तों इस फॉर्मूले के अंदर, tan बीटा की जगह tan बीटा की वैल्यू और tan अल्फा की जगह tan अल्फा की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये m बराबर tan बीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा दोस्तों p डैश q डैश बटा p डैश e बटा tan अल्फा। तो मैं यहाँ गुणा में दोस्तों इसको उल्टा करके लिख देता हूं, ये बन गया हमारे पास d अपॉन पी क्यू, d अपॉन पी क्यू। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा डायग्राम पे और ध्यान दीजिएगा, ये अभिदर्शक लेंस है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट लेंस, इसलिए मैंने इसके प्रकाश केंद्र को नाम दिया O। इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको नाम दिया मैंने O। ये अभिनेत्र लेंस है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आई लेंस, इसलिए इसके ऑप्टिकल सेंटर या इसके प्रकाश केंद्र को नाम दिया मैंने E। तो देखिए ये तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए वस्तु की दूरी हो गई, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं UO। वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं, लेकिन ये अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु की दूरी है, इसलिए इसको मैं UO ऑब्जेक्ट लेंस के लिए वस्तु की दूरी। और इस ऑब्जेक्ट लेंस का प्रतिबिंब क्या यहां पर बन रहा है क्या, इसलिए मैं प्रतिबिंब की दूरी को V से ही दर्शाते हैं, लेकिन मैं इसको लिखूंगा VO।
ऑब्जेक्ट लेंस के लिए प्रतिबिंब। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रतिबिंब बना, ये क्या इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा क्या? तो ये मैंने कह दिया वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं, लेकिन ये यू कौन से लेंस के लिए है? ये आई लेंस के लिए है, इसलिए मैंने इसको लिखा यू ई। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, एम बराबर है पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू इंटू में लिख देता हूं दोस्तों डी बटा पी डैश ई। अब देखिए यहां से दो त्रिभुज है हमारे पास, एक तो ओ पी क्यू और एक ओ पी डैश क्यू। देखिए ओ पी क्यू समकोण का नाम बीच में आना चाहिए दोस्तों, और दूसरा है ओ पी डैश क्यू। तो देखिए बोलो, इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या ऐसे कोणों को हम सम्मुख कोण कहते हैं? और दूसरा देखो, इसमें ये कोण 90 डिग्री है, इसमें ये कोण 90 डिग्री है। तो क्या इन त्रिभुजों के दो कोण बराबर है क्या? और किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो क्या तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाता है क्या दोस्तों? किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, जैसे इसका पहला कोण 40, दूसरे का भी 40, इसका दूसरा कोण 50, उसका भी दूसरा कोण 50, तो क्या दोनों के दो कोण 90 के हो गए क्या? तो क्या तीसरा कोण ऑटोमेटिक 90 का बच जाएगा क्या? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं दोस्तों? समरूप है। कौन कौन सा त्रिभुज? ओ पी क्यू। मैं कहूंगा दोस्तों त्रिभुज ओ पी क्यू समरूप है त्रिभुज ओ पी डैश क्यू डैश के, ओ पी डैश क्यू डैश के। और दोस्तों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो देखिए, इसकी मैं भुजा लेता हूं दोस्तों पी डैश क्यू डैश। इस त्रिभुज की भुजा ले रहा हूं मैं पी डैश क्यू डैश बटा इस त्रिभुज की भुजा लेनी पड़ेगी मुझे पी क्यू। भाई इधर भी समकोण वाली भुजा और इधर भी समकोण वाली भुजा बराबर, इधर से इसकी भुजा ले लेता हूं मैं ओ पी डैश, इसकी भुजा ले लिया दोस्तों ओ पी डैश बटा इसकी फिर कौन सी भुजा आ जाएगी? ओ पी। इसकी भुजा आई दोस्तों ओ पी। तो हम क्या करेंगे, ये पी डैश क्यू डैश बटा पी क्यू का जो मान है, इस वाले मान को इससे रिप्लेस कर देंगे। ये वाला मान जो है हम यहां रख देंगे दोस्तों। तो m बराबर हमारे पास बनेगा ओ पी डैश बटा ओ पी इंटू डी बटा हम कह देंगे पी डैश ई। अब हम दोस्तों यहां चिन्ह परिपाटी काम में लेंगे। चिन्ह परिपाटी से देखिए क्या बात बनेगी दोस्तों। ओ पी डैश, चित्र में ध्यान से देखिएगा, ओ पी डैश, ये रहा ओ पी डैश, क्या ये वीओ कह रहा हूं मैं इसको? अब देखिए ये वस्तु थी, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे राइट हैंड की ओर बन रहा है, और मैंने कहा था कि दायां हाथ दमदार और बायां हाथ बेकार, तो दायां हाथ की ओर बन रहा था, आपको प्लस का वीओ काम में लेना है दोस्तों। हम काम में लेंगे प्लस का वीओ। फिर देखिए ओपी है हमारे पास वस्तु की दूरी, ये रहा बिंदु ओ और ये रहा बिंदु पी, इस दूरी को कह रहा हूं दोस्तों यूओ। और मैंने कहा कि आपको वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में ली जाती है, तो इसको कहूंगा मैं माइनस का यूओ, इसको कह दूंगा दोस्तों माइनस का यूओ। फिर देखिए डी के स्थान पर काम में लूंगा माइनस का डी। मैंने बार बार कहा है दोस्तों आपको, वस्तु की दूरी और जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है कैपिटल डी, कोई सा लेंस हो ये हमेशा माइनस में ही ली जाएगी। तो डी को हमेशा किस में लेंगे? हम माइनस में लेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहां डी एक तरीके से वस्तु की दूरी है। जब वस्तु PQ को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी डी पर रख रहा हूं, तो एक तरीके से ये वस्तु की दूरी है, तो इस डी को भी किस में लूंगा दोस्तों? माइनस में। साथ ही साथ P डैश ई, इस P डैश ई को बताइए दोस्तों, P डैश ई ये वाली दूरी, क्या ये भी वस्तु की दूरी है क्या? कौन से लेंस के लिए? अभिनेत्र लेंस के लिए। तो इसको भी किस में लूंगा दोस्तों? माइनस में। मैं लिख दूंगा माइनस का यूई। ये सभी की सभी वैल्यूज दोस्तों यहां रखता हूं मैं। तो देखिए क्या बात बनेगी हमारे पास, m बराबर ओपी डैश की जगह लिखूंगा वीओ बटा ओपी की जगह लिखूंगा माइनस का यूओ इंटू डी की जगह माइनस का डी अपॉन पी डैश ई की जगह लिखूंगा दोस्तों माइनस का यूई। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया दोस्तों ये, तो m बराबर क्या बना? माइनस वीओ बटा यूओ ब्रैकेट
डी अपॉन यूई। इसको आप नाम दे देंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। इसको आप नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। जिस प्रकार हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में दो स्थितियां पढ़ी थी, ठीक यहां भी हम दो स्थितियां पढ़ने वाले हैं। एक तो जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने और दूसरा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो इसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों केस फर्स्ट, स्थिति नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने। तो देखिए दोस्तों क्या बात बनेगी, में अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसको हम लगाएंगे अभिनेत्र लेंस के लिए। किसके लिए लगाएंगे दोस्तों, अभिनेत्र लेंस के लिए। तो जो V है इसको तो हम कहां बना रहे हैं दोस्तों, D पर। और मैंने कहा था कि D का जो मान है वो आपको हमेशा ही किस में लेना है दोस्तों, माइनस में लेना है। तो V बराबर तो लिखेंगे आप माइनस का D। V बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का D। बने तो यहां लिख देंगे अभिनेत्र लेंस के लिए, बने तो अभिनेत्र लेंस के लिए। देखिए दोस्तों अभिनेत्र लेंस के लिए V के स्थान पर तो लिख देंगे माइनस का D, F के स्थान पर लिख देंगे F क्यों लिखा, क्योंकि मैं अभिनेत्र लेंस के लिए लिख रहा हूं। और प्लस का F ही लिखूंगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। अभिनेत्र लेंस किस प्रकृति का है, उत्तल लेंस है ये। और हमने पढ़ा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। और जो U है इस U के स्थान पर लिख दूंगा दोस्तों मैं UE, U के स्थान पर लिख दूंगा मैं UE। और आपने पढ़ा है कि वस्तु की दूरी तो हमेशा ही किस में ली जाती है दोस्तों, माइनस में ली जाती है। तो सिंपली आप लेंस सूत्र काम में लो, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र बनता है दोस्तों 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तीनों हमारे पास, तीनों की जगह वैल्यू रख दो दोस्तों। 1/f की जगह तो लिख दो f ही इक्वल्स टू 1/v, v की जगह लिख दो माइनस का d प्लस 1/ue। ये दोस्तों माइनस था और इसकी जगह में माइनस का ue लिखता तो ये प्लस का ue बन जाता। मैं क्या करूंगा, ये जो समीकरण है इसको पूरे को मैं d से गुणा कर दूंगा। d से गुणा करने पर, d से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये क्या बनेगा, d/f ही बराबर माइनस का 1, d से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 प्लस ये बढ़ जाएगा दोस्तों d/ue। ये माइनस का 1 इधर आके जुड़ जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस d/f ही बराबर इधर केवल क्या बचा, d/ue। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे और समीकरण 2 को दोस्तों कहां लगा देंगे, 2 को 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ d/ue की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं। तो m बराबर बना दोस्तों माइनस v0/u0 ब्रैकेट d/ue का ये जो मान है यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस d/fe। इसको आप नाम देंगे समीकरण नंबर 3। तो इस प्रकार हमने निकाला कि जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से वस्तु को, मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बढ़ता है तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। आपको पता हो तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब d पर बन रहा था तो फॉर्मूला पड़ा था m बराबर 1 प्लस d/f। जबकि यहां फॉर्मूला क्या आ रहा है दोस्तों, m बराबर माइनस v0/u0 ब्रैकेट 1 प्लस d/f। तो देखिए दोस्तों केस सेकंड हम पढ़ेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो अभिनेत्र लेंस के लिए देखिए दोस्तों किस प्रकार का सिनेरियो रहेगा ये। अब की बार v को बना रहा हूं दोस्तों अनंत पर, वही f की जगह आपको लेना है प्लस का f ही और u की जगह लेना है आपको माइनस का ue। तो देखिए इसमें m बराबर लेंस सूत्र काम में लो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f इक्वल टू 1/v की जगह अनंत
एफ की जगह दोस्तों एफ ही लिखना पड़ेगा मुझे, वी की जगह अनंत माइनस 1/u, यू की जगह सॉरी वी की जगह लिखेंगे हम अनंत, वी की जगह लिखेंगे अनंत और यू की जगह लिखेंगे दोस्तों माइनस का यूई। तो क्या ये यूई प्लस का हो जाएगा क्या? तो 1/f ही बराबर दोस्तों 1/ अनंत की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारे पास बढ़ गया 1/ue। इसको मैं डी से गुणा कर दूंगा दोस्तों, और डी से गुणा करने पर क्या बढ़ जाएगा, d/f ही बराबर बढ़ जाएगा d/ue। ये d/ue का जो मान है वो हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो d/ue का मान आया इस समीकरण में d/ue की जगह लिख देंगे d/f ही। तो क्या बनेगा, m बराबर -VO/UO और इसकी जगह d/ue की जगह लिख दूंगा दोस्तों d/f ही। इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे कैसे बढ़ाई जा सकती है, m को कैसे कैसे बढ़ाएंगे। तो देखो, एक तो आपको f ही घटाना पड़ेगा, यहां से देख लो, एक तो आपको f ही घटाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे f ही क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को हम कम करके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम करके हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको क्या, कि अभिदर्शक लेंस छोटा लिया जाएगा और अभिनेत्र लेंस बड़ा लिया जाएगा। अब दोस्तों, इन दोनों स्थितियों के अंदर टर्म चलती है नली की लंबाई। जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा है, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा है तो दोस्तों नली की लंबाई क्या होगी, इसमें दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नली की लंबाई मैं एल बराबर लिख रहा हूं, इस स्थिति में केस फर्स्ट में नली की लंबाई क्या होगी, तो नली की लंबाई होगी दोस्तों दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी है VO प्लस UE, ये दूरी हमारे पास VO प्लस UE। इस स्थिति में नली की लंबाई क्या होगी, इस स्थिति में नली की लंबाई, तो इसके अंदर नली की लंबाई होगी दोस्तों L बराबर है VO। और आपको पता है दोस्तों प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब वस्तु को हम कहां रखते हैं, फोकस पे। तो इसमें वस्तु UE की जगह क्या लिख दूंगा दोस्तों मैं FE, कि जब वस्तु को UE पे ना रखकर वस्तु को फोकस पे रखते हैं तब जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है। तो दोस्तों आपको समीकरण नंबर 3 आपको याद रखना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आपको याद रखना है। इधर से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और दोनों स्थितियों के अंदर नली की लंबाई आपको याद रखनी है। इन चारों फॉर्मूलों पर आधारित न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आप दोस्तों मैंने UE की जगह क्या लिखा, FE। UE की जगह मैंने इधर UE की जगह मैंने क्या लिखा, FE। तो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 और दोनों स्थितियों के अंदर आपको नली की लंबाई, कुल मिला के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से संबंधित आपको 4 फॉर्मूले लर्न करने हैं, आपको याद रखने हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप इस डेरिवेशन में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस डायग्राम की आप बारी बारी से प्रैक्टिस करें, इसको 2-4 बार आप बना के देखें, क्योंकि हम आंखों से देख लेते हैं फिर एग्जाम में नहीं बन पाता है ये, इसलिए आप डायग्राम की विशेष प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।